नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में स्टैटिक पार्ट्स को भी जोड़ा जाता है। तो किसी भी एग्जाम में डेली करंट अफेयर की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है डेली करंट अफेयर से देखे जाते हैं। लगभग 20 से 30%, 40% तक देखे जाते हैं, और साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट से जोड़ा जाता है। तो इस डेली करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट्स को भी जोड़ा जाता है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जो है इस डेली करंट का अफेयर का प्रोग्राम जो है लेकर के आते हैं, ताकि आपकी तैयारी में हम सहायक सिद्ध हो सकें। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ बने होंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को गति देने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी से यही अपेक्षा की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी अपने ग्रुप, स्टेटस और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर शेयर कर दें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक देश द्वारा संचालित स्वयं का स्वैच्छिक आकलन है। क्या है ये? स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई का योगदान 49% है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो अभी जो है नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 2025 में भारत की तीसरी स्वैच्छिक समीक्षा रिपोर्ट यानी वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इस संदर्भ में ये स्टेटमेंट है और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, एक देश द्वारा संचालित स्वयं का स्वैच्छिक आकलन है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, और इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है। तो रियो +20 जब हुआ था और इसी में एजेंडा सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2015 में। ठीक है, और ये प्रभावी कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ था। और इसमें जो है 17 एसडीजीज गोल निर्धारित किए गए थे। ठीक है, और इसे प्राप्त कब तक करना है? तो 2030 तक इसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये स्टैटिक पार्ट्स हो गया एसडीजीज के संबंध में। वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई का योगदान 49% है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इस संबंध में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही विकल्प का चयन करना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 2025 में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वीएनआर प्रस्तुत की है। वीएनआर एक देश द्वारा संचालित स्वयं का स्वैच्छिक आकलन है। इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है। वीएनआर सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत के समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को उजागर करता है। इसके कार्यान्वयन से संबंधित रणनीति की बात करें तो भारत डेटा संचालित गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, यानी डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है और एसडीजीज के कार्यान्वयन को स्थानीय स्तर तक ले जा रहा है। इसके लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जैसे प्रमुख साधनों का उपयोग किया जा रहा है।
वीएनआर के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो एजेंडा 2030 पर प्रगति हुई है, हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रगति पिछड़ रही है। जो इस बार का एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ था वो कौन सा था? 10वां था। वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं। इसमें भारत की स्थिति क्या थी? 99 थी। कितने देशों में? 127 देशों में। ठीक है। और शीर्ष स्थान पर कौन था? फिनलैंड था। और इसमें बताया गया था ये 10वें एसडीजी इंडेक्स में कि अभी तक मात्र 17% ही एसडीजी प्राप्त हुए हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये हमें प्रदर्शित होता है कि अभी वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रयास करने जरूरी हैं। ठीक है। तो एजेंडा 2030 पर प्रगति हुई है भारत में, हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रगति पिछड़ रही है, लेकिन भारत लगातार प्रगति कर रहा है। एसडीजी 1 की बात करें जो जीरो पॉवर्टी की बात करता है, यानी गरीबी उन्मूलन की बात करता है, तो अनुमान है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी निर्धनता यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकल आए हैं। ठीक है। एसडीजी 2 की बात करें तो शून्य भूखमरी की बात करता है एसडीजी 2। तो इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित की है। तो इसके जरिए भूखमरी भी कम हुई है भारत में। एसडीजी 3 की बात करें जो उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। तो कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 2017-18 के 48.8% से घटकर 2020-21 में 39.4% हो गया है। तो आउट ऑफ पॉकेट व्यय जो है 48.8% से घट कर के कितना हो गया है? 20-21 में 39.4% हो गया है। अब ये आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम भारत की स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने संबंधी प्रगति को मजबूत कर रहे हैं। वहीं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करें तो डिजिटल इंडिया, आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने भारत की विविधतापूर्ण आबादी को सशक्त बनाया है। वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई का योगदान कितना है? तो 49% है वैश्विक स्तर पर। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की, यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो 20 के परिणाम स्वरूप हुई थी। और इसमें जो है हम जो भविष्य चाहते हैं यानी द फ्यूचर वी वांट के तहत की गई थी, यानी ये विषय था। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और इसके 17 एसडीजीज की निगरानी और समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। इसमें बैठक की बात करें तो इसकी बैठक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष तथा महासभा के तत्वाधान में प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल किसे हराकर जीता है? तो फिडे महिला विश्व कप क्या है? एक शतरंज प्रतियोगिता है और इसमें दिव्या देशमुख जो मात्र 19 वर्ष की हैं, उन्होंने अभी एक ऐसे चर्चित व्यक्तित्व को हराया है जो अपने आप में शतरंज के खेल में अपना प्रमुख ओहदा रखती हैं। तो कौन है? हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी तानिया सचदेव, ऑप्शन डी जू वेनजून। तो ये कोनेरू हम्पी को हरा करके फिडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल जीता है। किसने? दिव्या देशमुख ने। तो दिव्या देशमुख की ऐतिहासिक जीत हुई है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता और जॉर्जिया के बाटूमी शहर में ये आयोजित हुआ था। क्या आयोजित हुआ था? फिडे वोमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो शतरंज से संबंधित है।
और फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया है। कोनेरू हम्पी जो है विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप और विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं, जबकि दिव्या 18वीं वरीयता प्राप्त थी। तो 18वीं वरीयता प्राप्त हैं विश्व स्तर पर, इन्होंने हराया 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को। तो इसलिए ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व कप के दौरान भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन रहा। 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। इससे पहले उन्होंने 2024 में अहमदाबाद में आयोजित विश्व जूनियर चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। 2024 में बुडापेस्ट में हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो 2024 में बुडापेस्ट में हुए शतरंज ओलंपियाड में भी इन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया था भारत को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जूनोटिक रोग, जिन्हें जूनोसिस भी कहा जाता है, उन कीटाणुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और फफूंदी के कारण होते हैं जो जानवरों एवं मनुष्यों के बीच फैलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जूनोटिक रोगों के वैश्विक हॉटस्पॉट लैटिन अमेरिका और ओशिनिया 18.6% सर्वाधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद एशिया का नंबर आता है जो 6.9% है और अफ्रीका में 5.2% है। तो इस संदर्भ में हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2। तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा प्राथमिकता सूची में शामिल जूनोटिक बीमारियों जैसे इबोला, निपाह वायरस आदि का व्यापक रूप से विश्व स्तर पर मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसी पर ये प्रश्न बना हुआ है। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही विकल्प का ही चयन करना है। तो हमें ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो एक नए अध्ययन में जूनोटिक यानी पशुजन्य खतरों के वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। अब वो हॉटस्पॉट कौन सा है, ये आइए हम लोग देखते हैं। तो इस महत्वपूर्ण अध्ययन में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा प्राथमिकता सूची में शामिल जूनोटिक बीमारियों जैसे इबोला, निपाह आदि का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन किया गया है। तो ये पहला है और व्यापक रूप से वैश्विक रूप से मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन में कोविड-19 को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जूनोटिक रोग की परिभाषा की बात करें तो जूनोटिक रोग, जिन्हें जूनोसिस भी कहा जाता है, उन कीटाणुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और फफूंदी के कारण होते हैं जो जानवरों एवं मनुष्यों के बीच फैलते हैं, इसीलिए उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दुनिया के 9.3% भूमि क्षेत्र को रोग प्रकोप के उच्च 6.3 या बहुत उच्च 3% जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। यानी दुनिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर 9.3% भूमि क्षेत्र को रोग प्रकोप के उच्च श्रेणी में रखा गया है। यानी उच्च श्रेणी में 6.3% के रूप में और बहुत उच्च श्रेणी में 3% के जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। इस लाइन का यही मतलब है। जूनोटिक रोगों के वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में किसे पहचान की गई है, तो लैटिन अमेरिका और ओशिनिया 18.6% सर्वाधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद एशिया जो 6.9% और अफ्रीका 5.2% का स्थान आता है। दुनिया की करीब 3% आबादी उच्च या बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है, जबकि 20% आबादी मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। तो ये प्रमुख आंकड़ा है। सर्वाधिक कहाँ पर जोखिम है हॉटस्पॉट के रूप में, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में। उसके बाद
किसका स्थान आता है? एशिया का स्थान आता है, उसके बाद अफ्रीका का स्थान आता है। और दुनिया के करीब 3% आबादी जो है उच्च जोखिम या बहुत उच्च जोखिम में रहती है, जबकि 20% आबादी मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। प्राथमिकता वाले रोगों के जोखिम को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक कौन कौन से हैं? किन किन कारणों से जोखिम बढ़ा है? तो जलवायु कारक बताया जाता है। सबसे पहले तो गर्म जलवायु में रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। जो आप इक्वेटर के पास जो देखते हैं क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है, बहुत ही ज़्यादा तापमान भी होता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो देखते होंगे कि उस क्षेत्र में ज़्यादातर रोगों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो गर्म जलवायु में रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। एक सीमा तक वर्षा बढ़ने पर रोग जोखिम भी बढ़ता है। जल की कमी से जानवर सीमित संसाधनों के पास एकत्र हो जाते हैं। इससे मनुष्यों और जानवरों के बीच संपर्क बढ़ता है तथा बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय और भूमि उपयोग कारक भी इसमें है। उच्चतर पशुधन घनत्व से संक्रमण का खतरा बढ़ता है, खासकर जब पशु मानव बस्तियों के पास होते हैं। बार बार भूमि के उपयोग में बदलाव और वनों के नज़दीक रहने से मनुष्य एवं जंगली जीवों के बीच संपर्क बढ़ जाता है। इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जनसंख्या घनत्व भी एक प्रमुख कारक है। तो जनसंख्या घनत्व बीमारी के प्रकोप के जोखिम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अकेला कारक है। तो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश राज्यों में है और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक है। दिल्ली की जनघनत्व लगभग 11,300 कुछ है। ठीक है, मान लो 11,300 है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 11,300 लोग जब रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब भी जूनोटिक बीमारी फैलेगी तो सर्वाधिक मात्रा में जहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा रहेगा वहीं पर ज़्यादा मात्रा में ये बीमारी फैलेगी। तो दिल्ली का हाल आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो है कोविड के समय वहाँ का हाल जो है खस्ता बना हुआ था। ठीक है, तो जनघनत्व बीमारी के प्रकोप के जोखिम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अकेला कारक है। यह प्रभाव उन क्षेत्रों में और भी अधिक होता है जिनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है, अनियोजित तरीके से विकसित हुए हैं और जहां खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा है वहां पर भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। जब अनियोजित शहरीकरण होगा तो ऐसे में क्या होगा, आप जो है उचित जल निकासी का प्रबंधन नहीं करेंगे, सड़कें जो है सही से नहीं रहेंगी, अस्पताल और जो भी अवसंरचना बननी चाहिए, ठीक है, नाली वगैरह, वो सब नहीं रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर अब स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है। ठीक है, चलिए नीति संबंधी सुझाव दिया गया है। तो जलवायु अनुकूल सतत भूमि उपयोग पद्धतियाँ और शहरी नियोजन सुधार बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए, खासकर जूनोटिक की निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडल संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की पहचान करने और उसे प्राथमिकता देने में बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। वन हेल्थ पर आधारित वैश्विक तैयारियों के लिए जलवायु, कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख सुझाव था। अब वेस्टिंग से क्या तात्पर्य है, एक प्रमुख रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है वेस्टिंग के संदर्भ में, उसी से संबंधित ये खबर है। तो लंबाई के अनुसार वजन कम होना, उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, केवल आयरन की कमी और ऑप्शन डी भोजन की अधिकता। तो एक दो चीज़ होता है, एक वेस्टिंग होता है, एक होता है स्टंटिंग। एक होता है वेस्टिंग। तो वेस्टिंग में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है मोटा नहीं हो पाता है, यानी लंबाई के साथ वजन का कम होना, ये वेस्टिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। स्टंटिंग क्या होता है, तो उम्र के साथ जैसे
4 साल का ही बच्चा है, ठीक है, और वो लंबाई में कम रह गया। तो उम्र के साथ जब लंबाई कम होती है तो उसी को बोलते हैं स्टंटिंग, और जब लंबाई के साथ वजन कम होता है तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग। तो चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में कुपोषण और पोषण संबंधी संकट है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति SOFI यानी सोफी रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है। भारत में 2024 में 5 वर्ष से कम उम्र के 18.7% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? वो भारत में है। कितने परसेंट? 18.7%। ये वेस्टिंग के शिकार हैं। वेस्टिंग लंबाई के अनुसार बच्चे का वजन कम होना, जो अक्सर खराब आहार या बार बार बीमार पड़ने से होता है। भारत में स्टंटिंग की बात करें तो यानी उम्र के साथ लंबाई कम होने की दर भी चिंताजनक है। 37.4% जो है मिलियन जो है, यानी 3.74 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं। किससे? स्टंटिंग से। 37.4 मिलियन बच्चे जो है स्टंटिंग से प्रभावित हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टंटिंग लंबे समय के कुपोषण का संकेत है और यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करें, जो 2019 और 21 में प्रकाशित हुई थी, तो भारत में स्टंटिंग 35.5% और वेस्टिंग 19.3% थी। और अभी जो है सोफी रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि स्टंटिंग जो है कितना है? 37.4 मिलियन, और वेस्टिंग जो है वो 18.7% है। चलिए हम लोग विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति यानी सोफी रिपोर्ट 2025 की बात करें तो अभी वर्तमान में जारी की गई है। वैश्विक भुखमरी 2022 के स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित 8.2% रह गई है। हालांकि अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अधिकांश उपक्षेत्रों में भुखमरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा भुखमरी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। 2023 और 2024 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। इससे वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई है। महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। इस वृद्धि के बावजूद विश्व में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या 2019 के 2.79 बिलियन से घट करके 2024 में 2.60 बिलियन हो गई है। यानी रूस यूक्रेन का युद्ध है और महामारी की स्थिति थी, ऐसे में भी क्या है, जो भूखमरी की समस्या है उसमें लोगों की संख्या में कमी आई है, ठीक है, और उन्हें स्वस्थ आहार मिल पाया है। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया और वयस्क लोगों में मोटापा वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। तो ये प्रमुख चिंता का विषय है। यानी एनीमिया महिलाओं में एक प्रमुख समस्या देखी जाती है, रक्त अल्पता हो जाती है और ऐसे में उनमें चिड़चिड़ापन और जो हार्मोनल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। और वयस्क लोगों में क्या होता है, मोटापा की समस्या भी देखी जा रही है जो वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। वर्ष 2012 में 12.1% तथा 2022 में 15.8% लोग मोटापे से ग्रसित थे। भारत से संबंधित निष्कर्ष की बात करें तो भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। केरल में मछुआरों और थोक विक्रेताओं द्वारा मोबाइल फ़ोन के उपयोग से मूल्य असमानता और अपव्यय में कमी आई है। मुख्य सिफारिशों की बात करें तो समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय किए जाने चाहिए, जैसे आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी कर राहत एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बाजारों को स्थिर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मूल्य अस्थिरता को प्रतिबंधित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मजबूत कृषि बाजार
सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सोफी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोफी है क्या? तो सोफी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक संयुक्त पहल है। तो मुख्य रूप से 5 संस्थाएं इसमें कार्य करती हैं। फाओ है, IFAD है, यूनिसेफ है, WFP है और WHO है। और सोफी क्या है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 5 संस्थाएं मिल करके ये जारी करती हैं, संयुक्त पहल है सोफी के द्वारा। यह सतत विकास लक्ष्य SDG 2 के टारगेट 2.1 और 2.2 के वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। SDG 2 का उद्देश्य सभी रूपों में भूखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो क्या है? वीर परिवार सहायता योजना। ठीक है, किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है, यही प्रश्न है। तो भारतीय सेना द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा द्वारा। तो यह जो है अभी नालसा द्वारा जारी की गई है यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो वीर परिवार सहायता योजना ये अभी शुरू की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है? तो सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। किसके लिए? सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए, उनके परिवारों के लिए। योजना की शुरुआत की बात करें तो नॉर्थ जोन रीजन कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनगर में हुआ था। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो ये देखिए एक प्रश्न ये भी छुपा है, नॉर्थ जोन रीजन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ। अगर प्रश्न आ जाए नॉर्थ जोन रीजन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इसका आयोजन श्रीनगर में हुआ था। योजना जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर सैनिक बोर्डों के माध्यम से कानूनी सहायता केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करेगा। सैनिक बोर्ड पहले से ही कल्याणकारी सेवाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और अब कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। अब देखिए है क्या कि जो हमारे सैनिक हैं, सैन्यकर्मी हैं, जो बॉर्डर पर डिप्यूट रहते हैं या अन्य जगह पर डिप्यूट रहते हैं या अर्धसैनिक बल हैं, वो क्या है, जब कोई भी विवाद होता है, कानूनी मामला होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अपनी जिम्मेदारियों से हट करके, यानी जहाँ पर वो कार्यरत हैं, जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके कानूनी मामले को देखने के लिए उनको घर परिवार में आना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि वो अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, असक्षम होते हैं। करने में सक्षम होते हैं बट वो जब आना पड़ता है उन्हें, तो वो वहाँ पर मजबूरी हो जाती है उनकी, और वो इस कंडीशन में वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असक्षम होते हैं। तो ऐसे में नालसा द्वारा वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई है और उनको कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वो अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, और नालसा के जरिए उन्हें विधिक सहायता दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण इस योजना का उद्देश्य है। चलिए हम लोग नालसा के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के बारे में, तो इसका गठन जो है नवंबर 1995 में हुआ था। समाज के हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लाया गया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को।
और यह राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है। पूरे देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। तो किसके तहत की गई थी? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। कब की गई थी? 1995 में, लगभग 8 साल बाद। सभी नागरिकों तक उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से इतर न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A ये क्या प्रावधान करता है? तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। और इसी के तहत जो है, जब आप मामले को दर्ज कराते हैं किसी भी न्यायालय में, तो आपको कानूनी रूप से विधिक सहायता दी जाती है आर्टिकल 39A के तहत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अरोड़ा असफ अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अरोड़ा असफ अली जी की पुण्यतिथि हर साल 29 जुलाई को मनाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अरोड़ा असफ अली एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था या भूमिका निभाई थी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन्हें भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी या और भारत छोड़ो आंदोलन की हीरोइन कहा जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग व्याख्या की बात करें। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न श्रीमती अरोड़ा असफ अली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। अरोड़ा असफ अली जी की पुण्यतिथि हर साल 29 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 29 जुलाई को। अरोड़ा असफ अली एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी सबसे बुजुर्ग महिला और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन की हीरोइन कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें तो नमक सत्याग्रह जो 1930 और 1932 में तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल सहित कई आंदोलनों में सक्रिय रहीं, जहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की रक्षा की थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च कहते हैं, जिसका जो है जिसके प्रणेता गांधी जी थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में के दौरान 9 अगस्त को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था और एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरी और भूमिगत होकर आंदोलन की अगुवाई भी की थी। स्वतंत्रता के बाद और यहाँ पर एक गुप्त रूप से रेडियो भी चलाया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद का जीवन क्या रहा उनका? स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1858 में दिल्ली की पहली महिला महापौर चुनी गई। उन्होंने पत्रकारिता व सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। पैट्रियट दैनिक और साप्ताहिक पत्रिका लिंक शुरू की, साथ ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन का भी नेतृत्व किया। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो प्रमुख रूप से सम्मान कौन कौन से मिले? तो भारत रत्न मिला कब? 1997 में मरणोपरांत। पद्म विभूषण मिल चुका था उसके पहले 1992 में। 1991 में मेजर नेहरू पुरस्कार 1991 में दिया गया था और लेनिन शांति पुरस्कार 1964 में दिया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन वर्ष 2019 में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वर्ष
2019 में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संसद द्वारा पारित वेतन संहिता 2019 में एक सार्वभौमिक वेतन स्तर यानी यूनिवर्सल वेज फ्लोर का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय फ्लोर वेज 178 रुपये प्रतिदिन दिया गया है, प्रतिदिन है। अब ये फ्लोर लेवल वेजेस क्या है, तो यानी कि ये फ्लोर लेवल वेजेस है 178 रुपये पर डे निर्धारित कर दिया गया है। यानी कोई भी कार्य कराएगा किसी भी प्रकार का तो इसके नीचे जो है वेजेस नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसके कौशल के अनुसार मिल सकता है। तो ये इसी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट है। और अभी है क्या कि अभी जो है भारत सरकार क्या कह रही है कि जो फ्लोर लेवल है यानी न्यूनतम वेतन है उसे प्रतिस्थापित करके क्या लाया जाए, निर्वाह वेतन लाया जाए। निर्वाह वेतन का मतलब जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो, ठीक है, उस लेवल को लाया जाए। तो इस संदर्भ में हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन में पूछ रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज वर्ष 2019 में निर्धारित किया गया था और इसके तहत ये वेतन संहिता 2019 एक सार्वभौमिक वेतन स्तर का प्रावधान किया गया है और 178 रुपये ही प्रतिदिन नेशनल फ्लोर वेज जो है निर्धारित किया गया है। तो इस संदर्भ में ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौन? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय निर्वाह मजदूरी की अवधारणा पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। वर्तमान में कानून केवल न्यूनतम वेतन देने को अनिवार्य करता है। अब देखिए भारत में वेतन के प्रमुख प्रकार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम वेतन की बात की गई है और यहाँ पर जीवन निर्वाह वेतन की बात की गई है। तो न्यूनतम वेतन में क्या होगा, एक मिनट, तो न्यूनतम वेतन से वेतन और जीवन निर्वाह वेतन ये दो प्रकार के वेतन हैं। इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो न्यूनतम वेतन में वेतन न केवल जीवन के न्यूनतम निर्वाह के लिए होना चाहिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता बनाए रखने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। और जीवन निर्वाह वेतन की बात करें तो जीवन निर्वाह वेतन यह वह वेतन स्तर है जो श्रमिकों और उनके परिवारों की गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करता है। यानी न्यूनतम वेतन जो है दक्षता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, उसके अनुसार जो है न्यूनतम वेतन निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पर पूरे परिवार की भरण पोषण की बात हो रही है, उसके गरिमापूर्ण जीवन की बात हो रही है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो न्यूनतम वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है। इधर जीवन निर्वाह वेतन में दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो आईएलओ के अनुसार यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना शामिल है। तो इन सब आवश्यकताओं की पूरा कर सके, भोजन हो गया, आवास हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन और कपड़े। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें न्यूनतम वेतन में तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें न्यूनतम वेतन तय कर सकती हैं, उसकी समीक्षा कर सकती हैं और उसे संशोधित कर सकती हैं। वहीं तीसरे पॉइंट की ओर जीवन निर्वाह में देखें तो जीवन निर्वाह वेतन आमतौर पर न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होता है और इसमें क्षेत्रीय अंतरों को ध्यान में रखा जाता है।
चौथे पॉइंट की बात करें न्यूनतम वेतन में, तो वेतन संहिता 2019 के तहत न्यूनतम वेतन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में सभी नियोजन पर लागू होता है। वहीं जीवन निर्वाह वेतन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यानी डीपीएसपी में राज्य उपयुक्त कानून आदि के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी को करने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है कौन? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो जीवन निर्वाह वेतन का महत्व क्या होगा? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार विश्व स्तर पर लागू किया गया जीवन निर्वाह वेतन हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त 4.6 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी उत्पन्न कर सकता है। महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार होगा। यह सभी श्रमिकों के लिए लाभदायक है, ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी है। महिलाएं अक्सर बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से दूर रहती हैं। उचित वेतन इन खर्चों को कवर कर महिलाओं के लिए कार्यबल में शामिल होना आसान बनाता है। अन्य लाभ भी होंगे। यह महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का समाधान करता है। यह प्रतिभा आकर्षित करने और कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करता है। यह नए श्रम कानूनों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप है। तो यह कुछ प्रमुख प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत कब हुई थी? क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है अगस्त 2021, ऑप्शन बी कह रहा है जनवरी 2022, ऑप्शन सी कह रहा है जून 2023 और ऑप्शन डी कह रहा है जुलाई 2024। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? मेरा गांव मेरा धरोहर जून 2023 में। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मेरा गांव मेरी धरोहर पहल भारत सरकार की एक सांस्कृतिक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों का मानचित्रण करना। एब्स्ट्रैक्ट कल्चरल को ये मानचित्रित करेगा। कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। जून 2023 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह शुरू किया गया था। अब तक 4.7 लाख से अधिक गांवों की सांस्कृतिक जानकारी का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। कुल 6.5 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य है। इसमें पोर्टल पर लोक परंपराएं, त्यौहार, भोजन, परिधान, कला रूप, अनुष्ठान और स्थानीय धरोहरों जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इसमें हाशिए पर बसे समुदायों और कम प्रसिद्ध परंपराओं को भी शामिल किया गया है। डेटा से परंपरागत ज्ञान, कला रूपों और लोक प्रदर्शनियों के संरक्षण में मदद मिलेगी। इसका व्यापक उद्देश्य है सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के तहत, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय जो है ये नोडल मंत्रालय है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर। तो हाल ही में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है? तो कौन सा एक्सरसाइज है? ड्रोन प्रहार कहाँ पर किया गया है? तो लेह जागरूकता में, ठीक है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, रायंग अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी कह रहा है पोखरन राजस्थान में। तो यह कहाँ पर किया गया है?
रायांग अरुणाचल प्रदेश में। ये एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार तो रायांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया है। कहाँ पर किया है अभ्यास? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रायांग सैन्य स्टेशन में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को सामरिक युद्ध संचालन में एकीकृत करना है। इसे यथार्थपरक परिचालन परिस्थितियों यानी रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस में आयोजित किया गया है। अभ्यास ने ड्रोन का उपयोग खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस और निगरानी सर्विलेंस और सटीक लक्ष्य भेदन यानी प्रिसीजन टारगेटिंग में सफलतापूर्वक दिखाया है। सेंसर टू शूटर कोऑर्डिनेशन का प्रदर्शन किया गया यानी वास्तविक समय में लक्ष्य की पहचान और जवाबी कार्रवाई की गई। अभ्यास भारतीय सेना की युद्ध क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्ष्य क्या है? तो भारतीय सेना को पूर्णतः तकनीकी रूप से सक्षम बल बनाना है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में रायांग ईस्ट सियांग जिले के रायांग सैन्य स्टेशन में किया गया। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को पर डे कर रहे होंगे। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सततता के साथ यानी कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी को गति दें। किसी दिन हमारा स्वास्थ्य खराब हो या कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है तो बात अलग है, फिर भी हम कोशिश करें कि समय निकाल करके हम घंटे 2 घंटे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अपनी तैयारी को गति देते रहें। और ये तैयारी जो होती है या सफलता जो होती है सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, इसमें समय मांगता है। और एक मीम भी बना है, टेम लगेगा टेम, तो आप लोग जानते होंगे। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। और एक पुरानी कहावत भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा तब जाके फल होए। तो आप जो है प्रतिदिन मेहनत करेंगे तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। आप ये सोचेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए महीने 2 महीने काफ़ी हैं, तो ये आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है और सूचनाएं सबके पास हैं। जब उन सूचनाओं को आप तार्किक रूप से उसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे तभी जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो भी सूचनाएं हैं उन्हें उनका विश्लेषण किया जाए और साथ ही साथ आपकी तैयारी को और भी सटीक बनाने में हम योगदान दे सकें। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ मिलते हैं फिर से किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।